Hi Vangshan family, welcome back. Guys, first of all, I'm really very sorry. First, sorry for my inconvenient behavior, and second, sorry for my recent one shot fan fiction लव नेक्स्ट डोर के लिए। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिसके चलते उस पर मैंने हद से ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर ली, जिस वजह से मेरी फंक्शन फैमिली को वो फैन फिक्शन ज़्यादा जमा नहीं, और ये नॉर्मल भी है। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जितनी डीपली और इफ़ेक्टिवली हिंदी में एक्सप्लेन हो सकती है, उतनी इंग्लिश में नहीं। सो वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। लेट्स स्टार्ट न्यू फैन फिक्शन। वैसे तो गुसु हमेशा ही शांत रहा है, पर रात के वक्त ये शांति और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है, जैसे वहाँ की हवाएं भी बिना आवाज़ किए बहने की कोशिश कर रही है। आसमान में खूबसूरत वो चांद हर तरफ अपनी धीमी सी रोशनी फैलाने की कोशिश में है, पर जंगल के वो पेड़ जो आज उस रोशनी को जैसे रोक रहे हो, वो जंगल, वो शांत हवा, कोल्ड पॉन्ड का शांति से बहता वो पानी, और उन पेड़ों के बीच में अपना रास्ता ढूंढती हुई वो ठंडी हवा, नेचर की इस प्योरिटी में एक प्योर फीलिंग जो लगभग चाइल्डहुड से यही कहीं पनप रही थी। वो दो लोग जो आज तक इस खुले आसमान के नीचे उन पेड़ों के बीच में उस ठंडे पानी में अपने पैरों को डाले एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे, आज वही दो लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों की आईज हल्की सी टियरी थी और दिल में हजार इमोशंस एक दूसरे की तरफ अनब्लिंकिंगली वो दोनों देख रहे थे। हाँ, आज यही वो प्योरिटी थी जिसे छुपाने की कोशिश वो पेड़ कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले इन दोनों का मिलना एक प्योर रिलेशनशिप था, पर आज इन दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा गलत था। इतना ज़्यादा गलत कि अगर आज चांद की वो रोशनी उस रिश्ते पर पड़ जाती तो वो रिश्ता शाइन करने की वजह बदनाम हो जाता। गुसु की उस सफ़ेदी में आज वो रिश्ता एक काला दाग बन चुका था। कितनी अजीब दुनिया है ना। कल तक वो रिश्ता हर तरफ अपनी रोशनी बिखेरता था और हर किसी को पसंद आता था। आज वही रिश्ता सबको डिस्गस्टिंग लगने लगा है। ना वो रिश्ता बदला है, ना वो दो लोग जिन्होंने वो रिश्ता बनाया है। बदली है तो सिर्फ लोगों की नज़र, उनका फैसला, जिसके चलते उन दोनों की तकदीर बदल गई। लानवांगजी, गुसु का सेकंड प्रिंस, प्योर वाइट रोब्स, फोरहेड पर वाइट रिबन, ब्यूटीफुल आईज, शार्प नोज एंड बिल्कुल परफेक्ट फेशियल फीचर्स। हैंडसम फेस होने के बावजूद उस पर आज एक अजीब सी उदासी थी। यूँ कहा जाए डर था, अपने प्यार को खोने का डर। बस आज की रात है, कल सब कुछ बदलने वाला है। बरसों का वो रिश्ता खत्म होके शायद उसे भी खत्म करने वाला है। हर एक पल जो उसने अपने प्यार के साथ यहाँ बिताया था, आज सारे जैसे उसके आंखों में थे। हर एक पल एक आंसू की बूंद बन के। सामने जो पर्सन खड़ा था उसका भी हाल कुछ अलग नहीं था। ब्यूटीफुल फेस जो उन ब्लैक रोब्स में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। कितने अजीब है ना ये कलर्स भी, एक वाइट और दूसरा ब्लैक साथ मिल जाए तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर अगर मिल ना पाए तो एक दूसरे पर अपनी छाप छोड़ देते हैं, और ये बेवकूफ़ दुनिया उसे दाग कहती है। खैर, आज तक वो दोनों एक दूसरे के थे और हमेशा एक दूसरे को देखते रहते थे। सालों बीत चुके हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं और आज तक भी उनका दिल नहीं भरा एक दूसरे को देखने से। तो क्या एक रात काफ़ी थी? नहीं, एक रात क्या, एक जिंदगी भी काफ़ी नहीं थी। पर जिंदगी तो दूर, आज उनके पास एक रात भी पूरी नहीं थी। फंगजी आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि सामने खड़े वी वुशियान को वो टच कर पाए।
पर अचानक उसका हाथ हवा में ही रुक गया जब उसने विंग को अपने कदमों को पीछे लेते हुए देखा। ये एक एक्शन ही वांग जी का दिल पूरी तरीके से तोड़ चुका था। ये एक एक्शन काफ़ी था उसे ये रियलाइज़ कराने के लिए कि अब उन दोनों का एक दूसरे पर कोई हक नहीं है। दिमाग शायद मान जाता ये बात, पर दिल कैसे माने। इसीलिए वांग जी भी रुका नहीं, वो आगे बढ़ा और उसने विंग को वेस्ट से होल्ड किया और उसे अपने पास खींचा, उसके चीक को अपने हाथ से टच किया। एंड दैट्स द मोमेंट। खुद को रोक नहीं पाया विंग और उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया, जिसे वांग जी ने तुरंत अपने थंब पर कैरी कर लिया था। ये आंसू मेरी वजह से है ना? वांग जी की वो आवाज़ जिसमें न जाने कितना दर्द छुपा हुआ था। पर विंग, प्यार था वो वांग जी का, कैसे अपने प्यार को खुद को ब्लेम करते हुए देख सकता था। एक ब्रोकन स्माइल के साथ उसने वांग जी को आंसर किया, लंजा, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए है ये आंसू। तुम हमेशा कहते थे ना विंग, लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाओ, हर चीज़ फन नहीं होती। और मैंने तुम्हारी बात आज तक नहीं मानी, पर देखो आज मान ली मैंने। मैं आज अपनी लाइफ में सीरियस हूँ, इतना सीरियस कि अपनी आंखों से ये पानी तक नहीं रोक पा रहा। वांग जी ने जैसे ही ये सुना था उसका दिल जैसे टूट गया। तुरंत विंग को अपने पास करके उसने उसे टाइटली हग कर लिया था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, प्लीज़ अपने लंजा को माफ़ कर दो। विंग, जिसने इस बात पर वांग जी को टाइटली होल्ड किया और उसे आंसर किया, हक है वांग जी, तुम्हें हक है मुझे बर्बाद करने का। नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। प्लीज़ वांग जी, तुम भी ठीक रहना। और एक बात हमेशा याद रखना, वी वुशियान सिर्फ तुम्हारा है। जैसे ही वांग जी ने सुना था उसने विंग को अपने आप से दूर किया। हाँ, मैं जानता हूँ, ये वी वुशियान, ये विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। एंड डोंट वरी विंग, ये लंजा भी सिर्फ अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया था वो, और अपने लिप्स पर विंग के फिंगर का वो सॉफ्ट टच वांग जी को शांत कर चुका था। धीरे से विंग ने अपने हेड को ना में शेक किया। नहीं, डोंट कंप्लीट, तुम सिर्फ मेरे नहीं हो लान वांग जी। कल से तुम्हारी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। वी वोशियान, इस विंग को इसी जंगल में छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हमारी डेस्टिनी अलग है वांग जी, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों उसके चलते बर्बाद हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि वो मुझे रिप्लेस कर दे तुम्हारी ज़िंदगी में, मून गॉडेस करे, वो मुझसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करे। वांग जी ने जैसे ही ये बात सुनी थी उसने तुरंत विंग की उस हाथ की रिस्ट को होल्ड कर लिया जो उसकी माउथ को शांत किए हुई थी। विंग, क्या सोच रहे हो तुम? मैं तुम्हें भूल के किसी और को एक्सेप्ट करूँगा अपनी लाइफ में? करना होगा वांग जी, करना होगा। मुझे भूल जाओ। दोनों भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और वो वांग जी से एक कदम दूर हुआ। उसने अपने रोप से एक ब्यूटीफुल स्नो ड्रॉप्स बाहर निकाला। उस फ्लावर को उसने वांग जी की तरफ बढ़ाया। उस फ्लावर की तरफ देखते हुए विंग ने अपनी बात कंटिन्यू की। होप, रीबर्थ और न्यू बिगनिंग, ये ब्यूटीफुल स्नो ड्रॉप फ्लावर इन्हीं बातों को तो सिंबलाइज करता है ना वांग जी। हमारे प्यार की शुरुआत इसी की तरह थी। इसी फ्लावर को देखकर तो हमारे प्यार में होप थी, हमारे साथ होने की होप। पर आज ये फ्लावर मैं तुम्हें तुम्हारी न्यू बिगनिंग के लिए देना चाहता हूँ, इस होप से कि तुम खुश रहो अपनी लाइफ में। विंग का वो लंजा जो विंग से पागलों की तरह प्यार करता है, उसे आज यही कहीं मार दो वांग जी, और ये फ्लावर एक्सेप्ट करके मुझे अश्योरिटी दो इस बात की कि तुम आगे की लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। वांग जी जो विंग के हाथ से वो फ्लावर एक्सेप्ट कर चुका था, आज तक उस फ्लावर की तरफ देखकर, मतलब उस स्नो ड्रॉप की तरफ देखकर उन दोनों को बहुत खुशी मिलती थी, एक सुकून मिलता था।
पर आज उसी फ्लावर को देखकर वांग जी अपने आंसू बहा रहा था। उसने विंग की तरफ देखा। आई प्रॉमिस यू विंग, इस जंगल से आज जो बाहर निकलेगा वो डेफिनेटली लांझा नहीं होगा, विंग का लंजा नहीं होगा। वो सिर्फ गोसू का सेकंड प्रिंस होगा जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली वही पर्सन जिसने अपनी ड्यूटीज़ के चलते अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया। तुम्हें भूलना तो दूर, तुम्हें भूलने की कोशिश भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे दिल ने धड़कना ही तुम्हारे नाम पे सीखा है। अब उसी दिल से उसकी धड़कनें छीन रहे हो और मुझे खुश रहने के लिए बोल रहे हो, भूल जाने के लिए बोल रहे हो। इससे अच्छा तो सूबियान से तुम मुझे मार देते। वो मजबूरी गोसू के सेकंड प्रिंस की है विंग, तुम्हारे लंजा की नहीं, और तुम्हारा लंजा कभी तुम्हें नहीं भूल सकता। सही कहा तुमने, ये फ्लावर सिंबलाइज करता है न्यू बिगनिंग को। तो हाँ, आज गोसू के सेकंड प्रिंस का रीबर्थ हुआ है, जिसमें अब दिल नहीं है और ना ही कोई जज्बात, ना ही कोई प्यार और ना ही कोई इमोशंस। ज़्यादा उम्मीद मत रखो विंग मुझसे, क्योंकि तुम जो मुझसे मांग रहे हो वो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। कोशिश कर सकता हूँ पर सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। और हाँ, आज ये फ्लावर मेरी न्यू बिगनिंग को नहीं बल्कि आज भी हमारे लव को ही सिंबलाइज करेगा, उस प्यार की प्योरिटी को ही सिंबलाइज करेगा। विंग ने जब ये सुना उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी, उस लड़की की कोई गलती नहीं है। ये सुनते ही वांग जी ने रिप्लाई किया, उस लड़की की नहीं है पर मेरी तो है ना। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज़ किया तुम्हारे ऊपर, उसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है तो मुझे भी मिलनी चाहिए। विंग इस बारे में क्या ही बोल पाता, आंसर नहीं था उसके पास और ना ही कोई वर्ड्स थे जो वांग जी को एक्सप्लेन कर पाते, उसे समझा पाते, कन्विंस कर पाते। लंजा प्लीज़, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी मजबूरी, मैं समझता हूँ तुम्हें, और हमेशा हासिल करना ही तो प्यार नहीं होता ना। बहुत सारे मोमेंट्स हैं हम दोनों के एक दूसरे के साथ, लगभग आधी ज़िंदगी, जो काफ़ी है आगे की ज़िंदगी जीने के लिए। वो यादें, वो मेमोरीज, मोमेंट्स, वो हर एक पल जिंदा रख सकता है मुझे, और खुश भी। मुझे भूल जाओ वांग जी, प्लीज़ मुझे भूल जाओ। इस बात पर वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, जस्ट विंग को टाइटली हग कर लिया। न जाने कितना वक्त बीत चुका था उन दोनों को एक दूसरे की आगोश में, पर अब तक भी उन दोनों के उन धड़कते हुए दिलों को शांति नहीं मिली थी। जैसे एक दूसरे से अलग होने से वो डिनाई कर चुके थे। पर वक्त एक ऐसी चीज़ है जो रुकती नहीं, किसी के लिए नहीं, कभी नहीं। शायद अब उन दोनों का भी वक्त हो चुका था एक दूसरे से दूर होने का, और इस बात का रियलाइज़ उन दोनों को तब हुआ था जब उन दोनों के पैरों के पास उन्हें कुछ मुलायम सा महसूस हुआ। उन दोनों ने जब नीचे की तरफ देखा तो बहुत सारे रैबिट्स जो उनके आसपास जमा हो चुके थे। हाँ, सुबह हो चुकी थी और वो रैबिट्स जो एक तरीके से उन दोनों ने ही यहाँ पाले हुए थे, वो उन दोनों के पास आ चुके थे। इतने दर्द में भी उन दोनों के फेस पर उन रैबिट्स को देखकर एक ब्रोकन स्माइल आ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, देन वो नीचे झुके। उन रैबिट्स ने तुरंत ही उन दोनों के लैब में जंप कर दिया था, और ये देखकर उन दोनों के फेस पर स्माइल आ गई। उन रैबिट्स के फरों को सहलाते हुए वो यहाँ इन रैबिट्स के साथ बिताए गए ब्यूटीफुल मोमेंट्स को भी याद कर रहे थे। कुछ ही देर बाद विंग, जो उन रैबिट्स को नीचे छोड़ के उठ चुका था, और वांग जी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। वांग जी, बहुत वक्त हो चुका है, हमें चलना चाहिए। वांग जी, जो अब तक रैबिट्स और विंग के साथ जैसे सब कुछ भूल चुका था, अचानक विंग के ये वर्ड्स उसे रियलिटी में ला चुके थे। वो दर्द फिर से उसके फेस पर नजर आने लगा, जिसे विंग ने भी नोटिस किया, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए उसने वांग जी की तरफ से फेस टर्न कर लिया, क्योंकि आज तक उसने इस फेस पर ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं देखे। कोल्ड, स्टिफ, रूड, एरोगेंट, ये फेस आज तक उसे हंसी दिलाता था, पर आज जब उसने उसी फेस पर दर्द देखा तो उसका दिल भी जैसे तड़प रहा था। नहीं देख पाया वो, और उसने अपना फेस टर्न कर लिया था। कहीं ना कहीं फिर से उसकी आइज़ टीयरी हो चुकी थी,
जो टीयर्स वो शायद वांगजी को भी दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो खुद टूटा हुआ था तो वांगजी को कैसे संभालता। इससे अच्छा था कि वो वांगजी को अपना दर्द दिखाकर वीक करने की वजह अपना हैप्पी फेस दिखाकर उसे स्ट्रांगली इनकरेज करता आगे बढ़ने के लिए। और विंग ने डेफिनेटली ऐसा ही किया था। खुद को संभाल के उसने फिर से वांगजी की तरफ देखा, जो फेस टर्न करने के बावजूद भी उसी की तरफ देख रहा था। पागल था ना विंग, कैसे भूल सकता था कि उसके सामने वो इंसान था जिसने उसे बचपन से देखा है, जो उसकी रग रग से वाकिफ है। क्या उसका दर्द वांगजी से छुप भी पाता? नहीं, बहुत मुश्किल था छुपना, पर वांगजी के लिए पहचानना मुश्किल नहीं था। इसलिए उसने भी सोचा कि उसका विंग इतना हार्ड ट्राई कर रहा है सिर्फ उसके लिए, तो वो भी थोड़ा प्रिटेंड कर ले, हो सके उतना नॉर्मल बिहेव करने की उसने कोशिश की। देन वो दोनों भी एक साथ आगे बढ़ने लगे, जंगल से बाहर की तरफ जाता। आज वो रास्ता बहुत छोटा लग रहा था उन दोनों को, क्योंकि वो जानते थे कि जंगल से बीच से गुजरता वो रास्ता जैसे ही खत्म होगा वैसे ही उन दोनों का साथ भी खत्म हो जाएगा। बस कुछ ही दूरी बची थी और विंग रुक गया। उसे रुकता देख वांगजी भी रुक गया। विंग ने एक ब्रोकन स्माइल के साथ वांगजी की तरफ देखते हुए बिल्कुल सॉफ्टली कहा, लंजा आगे जाओ, इससे आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। हम दोनों को अगर किसी ने साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत कुछ बोलना था वांगजी को। कहीं ना कहीं विंग की ये बात उसे गुस्सा दिला चुकी थी, पर वो जानता था कि उस गुस्से का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही उन दोनों के रिश्ते की, प्यार की रियलिटी है। जस्ट एक लुक विंग की तरफ देखकर उसने जैसे फिर से आंखों ही आंखों में विंग से माफी मांगी और वो टर्न होके बिना पीछे मुड़े डायरेक्टली वहां से निकल गया। और विंग बस उस रास्ते की तरफ देखता रहा जहां से वांगजी अपने आप से बहुत दूर जाता हुआ विंग को नजर आ रहा था। जैसे ही वांगजी उसकी आंखों से वैनिश हुआ था, विंग जो पास ही लगे पेड़ से लगकर नीचे बैठ गया। आंसू रोक नहीं पाया था, वो बहुत रो रहा था, इतना ज्यादा कि अब उसके आंखों से आंसू गिरना बंद हो गए और वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगा। उसका गला भर चुका था, दिल जैसे इसी मोमेंट ब्लास्ट हो जाएगा। वांगजी की वो सॉफ्ट बट रूड वॉइस उसके कानों में जैसे गूंज रही थी। वही दूसरी तरफ गुसु का वो ब्यूटीफुल हॉल आज रेड कलर में शाइन कर रहा था। हर तरफ रेड में हो रही वो डेकोरेशन आज आंखों को न जाने क्यों सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि चुभ रही थी। बहुत से लोग उदास थे और बहुत से उस गुसु की खामोशी में वो उदासी महसूस कर सकते थे, पर मजबूरी लोगों से क्या नहीं करवाती। खैर, वक्त बीता और धीरे धीरे पूरा गुसु मेहमानों से फिल हो गया। ग्रूम जो पोडियम पर खड़ा था और अपनी नजरों को हो सके उतना नीचे झुकाए हुए था। कुछ ही देर बाद वहां ब्राइड की एंट्री हुई, जिसके फेस पर वेल था। वेन रोहान का हाथ होल्ड किए वेंचिंग जो आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर बाद वेन रोहान जो वेंचिंग को लेकर पोडियम के पास पहुंचे और उन्होंने वेंचिंग का हाथ वांगजी की तरफ बढ़ा दिया। वांगजी जो अपने ही ख्यालों में गुम था, सिचान ने जब उसके शोल्डर पर हाथ रखा तब जाकर कहीं उसे अपनी रियलिटी हिट हुई थी और उसने ऊपर की तरफ देखा। एक पल के लिए रेड ड्रेस में, मतलब उसी वेडिंग अटायर में, एक स्माइली फेस जो उसे नजर आ रहा था। आफ्टर ऑल उसी फेस को तो ड्रीम में देखकर आज तक वांगजी खुश हुआ करता था, पर आज वो फेस नहीं था। दूसरे ही पल वांगजी को जैसे ही ये रियलिटी हिट हुई थी वो उदास हो गया, पर ना चाहते हुए भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वेन रोहान ने अपनी बेटी वेंचिंग का हाथ वांगजी के हाथ में रख दिया। मेरी बेटी का ख्याल रखता वांगजुन, अगर वो कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना। इस बात पर वांगजी ने जस्ट नोट कर दिया और वेंचिंग जो उसके साइड में आकर खड़ी हो चुकी थी, मॉन्क ने दोनों के हाथ में रिंग दे दी ताकि वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना सके। वेंचिंग ने अपना हाथ आगे किया और वांगजी, जिसने ना चाहते हुए भी वो रिंग वेंचिंग के फिंगर में पहना दी। सब लोग क्लैपिंग करने लगे। देन वेंचिंग ने रिंग होल्ड की। मॉन्क, जिन्होंने वांगजी को अपना हाथ आगे करने के लिए कहा और वांगजी ने वो हाथ आगे किया भी, पर मॉन्क ने जब देखा कि वांगजी के फिंगर्स में चोट लगी है तो उसने वांगजी की तरफ देखा।
वांग जी जो उस मॉन्क की तरफ देख रहा था उसने सिंपली आंसर किया, मेरी फिंगर्स इंजर्ड है। मॉन्क इस बात पर कुछ कह नहीं पाए और उन्होंने वेंचिंग से कहा कि वो वांग जी को रिंग पहनाने की जगह उस रिंग को बस वांग जी को दे दे ताकि फिंगर्स हील होने के बाद वांग जी वो रिंग पहन ले। वेंचिंग ने भी वैसा ही किया और वांग जी ने उस रिंग को जस्ट एक्सेप्ट कर लिया। देन उन दोनों ने अपने एंसेस्टर एल्डर्स एक दूसरे को बो किया और फिर से मॉन्क ने उन दोनों के हाथ को आगे करने के लिए कहा क्योंकि उनके टाइनी फिंगर में रेड थ्रेड बांधना था। बट स्टिल वांग जी जिसका हाथ इंजर्ड था, मॉन्क इस बात पर क्या करे ये सोच ही रहे थे, तभी वांग जी ने उस रेड थ्रेड को ऐसे ही अपने हाथ में पकड़ लिया। मॉन्क ने भी इस बात पर कुछ नहीं कहा और उनकी वेडिंग फाइनली कंप्लीट हुई। अब लास्ट रिचुअल बचा था, उन दोनों को एक दूसरे को किस करके वेडिंग सील करनी थी। वांग जी जो आगे बढ़ा उसने जस्ट वेंचिंग के वेल के ऊपर से ही फोरहेड पर किस किया और वो तुरंत पीछे हट गया। सबने क्लैपिंग की। वही वांग जी वो बस उस भीड़ में किसी को ढूंढ रहा था, डेस्परेटली तलाश रहा था और कुछ देर बाद उस पर्सन पर वांग जी की नज़र पड़ी भी। एक पोल के पास विंग आंखों में आंसू लिए उसी की तरफ देख रहा था और जैसे ही विंग ने ये नोटिस किया कि वांग जी ने उसे ढूंढ लिया है और वो उसी की तरफ देख रहा है, तुरंत विंग खुद को संभालने लगा। उसने उसकी आईज की टीयर्स को क्लीन किया पर तब तक वांग जी उसे नोटिस कर चुका था। उसके हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी। जिस हाथ में उसने रेड थ्रेड पकड़ के रखा था उस हाथ को उसने फाइनली ओपन कर दिया और वो रेड थ्रेड जमीन पर गिर गया। थैंकफुली इस तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं था। वांग जी ने शायद वो जानबूझ के किया था या शायद अनजाने में हुआ था अपने लवर का दुख देखकर, ये तो नहीं पता और इस बात को पता करके कोई फायदा भी नहीं था। पर हाँ, एक बात जो छुप नहीं पाई थी, वांग जी ने वो थ्रेड गिराकर फिर से अपने हाथ की मुट्ठी कस ली थी जिससे उसकी इंजर्ड फिंगर्स में से ब्लीडिंग हो रही थी। ये बात लैन सिचन ने तुरंत नोटिस कर ली। इवन वो आगे बढ़े अपने भाई का हाथ देखने के लिए, पर जैसे ही वांग जी को इस बात का रियलाइज हुआ था उसने तुरंत अपने उस वेडिंग लॉन्ग हानफू से अपने हाथ को कवर कर लिया। देन उन दोनों का बैंक्वेट हुआ, सारे रिचुअल्स कंप्लीट हुए और फाइनली वेडिंग कंप्लीट हो चुकी। न्यूली वेड कपल को उनके रूम में मतलब वांग जी के जिंगशी में भेज दिया गया। वो जिंगशी जो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थी, वांग जी ने उसमें एंटर किया। आज उसे अपने ही जिंगशी में आते हुए बहुत उदास फील हो रहा था। लिटरली उसके पैर शेक कर रहे थे, आगे बढ़ने से मना कर रहे थे। वो आज तक जो प्लेस उसकी पीस और हैप्पीनेस का रीजन बनती थी, आज वही प्लेस जैसे उसे टॉर्चर कर रही थी, ट्रॉमा दे रही थी। आज अपने ही रूम की तरफ उसके पैर नहीं बढ़ रहे थे और अगर बढ़ भी रहे थे तो हर कदम पे उसे विंग की याद आ रही थी। हाँ, विंग बहुत बार, इवन लगभग हर रोज वांग जी के साथ इस जिंगशी में रहता था। घंटों बिताते थे, दिन भर लगभग वो साथ में रहते थे। पर आज वही जिंगशी उसे घुटन फील करा रही थी। जैसे तैसे वो अपने रूम तक पहुंचा और अपने रूम का डोर उसने ओपन किया। सामने उसके बेड पर जहां आज तक विंग और उसकी हजार यादें थी, हजार उछल कूद मजाक मस्ती, ये सारी मेमोरीज वैनिश होके आज उसके सामने एक रियलिटी थी। उसकी ब्राइड बैठी हुई थी वहाँ। वांग जी जो आगे बढ़ा और उसने वेंचिंग के सामने अपने कदमों को रोक दिया। आई एम रियली सॉरी, पर प्लीज उससे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना, कोई भी होप मत लाना। तुम बहुत अच्छी हो वेंचिंग, पर मैं तुम्हें एज माई वाइफ कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इसमें कमी तुम्हारी नहीं मेरी है। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता और ना तुम मुझे डिजर्व करती हो। मैं जानता हूँ काफ़ी एक्सपेक्टेशंस, काफ़ी ड्रीम्स होंगे तुम्हारे वेडिंग को लेकर, पर मैं उसमें से कोई एक भी कंप्लीट नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज रात तुम यहाँ रह सकती हो, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जिंगशी में जो सेकंड रूम है वहाँ अपना सारा स्टफ शिफ्ट कर लेना। भले ही हम दोनों की वेडिंग हुई है पर हम दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं होगा।
वांग जी ने अपनी बात कंप्लीट की और वो टर्न होके वहां से निकलने वाला था, तभी उसे पीछे से एक सॉफ्ट आवाज आई, हांग वांगचुन, एटलीस्ट वेल तो। जैसे ही वांग जी ने ये सुना था, वेंचिंग की पूरी बात भी कंप्लीट नहीं होने दी और उसने वेंचिंग को बिना उसकी तरफ देखे रिप्लाई किया, जब मैं तुम्हें वाइफ ही नहीं कंसिडर करता तो क्या ही फर्क पड़ता है इन सारे रिचुअल्स से, खुद ही हटा लो उसे, मैं खुद को उस लायक भी नहीं समझता। वांग जी जिसने अपनी बात कंप्लीट की और बिना रुके वो जिंगशी का उस रूम का डोर ओपन करके बाहर जा चुका था, सेकंड रूम में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही अपनी रूटीन के हिसाब से वांग जी उठ चुका था। अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद वांग जी जो जिंगशी से बाहर आया और तुरंत वो अपने कदमों को एक क्वार्टर की तरफ बढ़ा चुका था। वांग जी जिसने उस रूम का डोर ओपन किया और वो अंदर एंटर हुआ। किसी को डेस्परेटली उसकी नजरें ढूंढ रही थी, पर बहुत जल्द उसे रियलाइज हुआ कि वो पर्सन यहाँ मौजूद नहीं है। वांग जी जो वहां से जाने ही वाला था, तभी उसे कुछ अजीब फील हुआ। तुरंत उसने अपने कदमों को वार्डरोब की तरफ बढ़ा दिया और उसे ओपन किया। वो उसे पूरी तरीके से एम्प्टी देखकर शॉक हो गया। अचानक उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। बहुत डेस्परेट हो चुका था वो। उस रूम में बाकी की चीजें देखने लगा, पर लगभग पूरा रूम एम्प्टी था। वांग जी जो लगभग अपने नीज पर गिर चुका था। अचानक एक आवाज जिसने वांग जी का ध्यान उस तरफ किया। उस रूम की विंडो ओपन थी और उसी विंडो से मॉर्निंग की फ्रेश एयर जो अंदर आ रही थी, जिस वजह से टेबल पर रखा एक पेपर जो आवाज कर रहा था। वांग जी जो तुरंत उस टेबल की तरफ बढ़ा और उसने उस पेपर को हाथ में उठा लिया। एक नोट था वो, जस्ट फॉरगेट अबाउट मी। बस इन चंद वर्ड्स ने वांग जी को पूरी तरीके से तोड़ दिया। वही जमीन पर अपनी नीज पर बैठकर वांग जी बहुत रो रहा था। कुछ ही पल बाद वहां किसी पर्सन की एंटर हुई और वांग जी जो उसे पहचान चुका था, उसने अपनी नजरें ऊपर करके अपने ब्रदर की तरफ देखा, जिनके खुद के भी आंखों में हल्के से आंसू थे। लैन सिचान जो वांग जी की तरफ बढ़े और उसके पास ही नीचे जमीन पर बैठ गए। जैसे ही सिचान वांग जी के पास बैठे थे, वांग जी जिन्होंने सिचान को लगभग हक कर लिया और वो जोर जोर से रोने लगा। वो नहीं है यहाँ पर, वो चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। बहुत बुरी तरीके से रो रहा था वांग जी। वही सिचान, उनके खुद की भी आंखों में आंसू आ चुके थे। अपने लिटिल डीडी को ऐसे देखकर वो वांग जी को सहला रहे थे, उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके पास भी वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं थे जिससे वांग जी उनकी बाहों में शांत हो पाता। थोड़ी ही देर बाद वहां एक और पर्सन आया जिसने सिचान के कंधों पर हाथ रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी को इतनी बुरी तरीके से अपनी आर्म्स में रोता हुआ देखकर सिचान भी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। सिचान जिन्होंने अपना हेड ऊपर करके मिंग्याओ की तरफ देखा, जो सिचान का पार्टनर था। मिंग्याओ जिन्होंने सिचान को नोट किया, आंखों ही आंखों में समझाया कि फिलहाल खुद टूटने का वक्त नहीं है, वांग जी को संभालना है। और सिचान जी ने मिंग्याओ की प्रेजेंस से थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील होने लगा। उन्होंने वांग जी को और भी कस के हक करके अपने पास छुपा लिया। मिंग्याओ भी वांग जी के दूसरे साइड में बैठ गया और वो वांग जी को संभालने लगा। करीबन 1 घंटा बीत चुका था। वांग जी जो अब थोड़ा थोड़ा शांत हो चुका था, पर अभी भी वो सिसक रहा था। अब तक वहां बहुत सारे लोग मौजूद हो चुके थे, पर वांग जी अब तक रो रहा था, इसीलिए सब अपनी ही जगह रुके हुए थे। लैन चिंगीचुन और लैनी जो वांग जी के मदर फादर थे, और साथ ही लैन क्लैन के क्लैन लीडर भी वो आगे आए और उन्होंने वांग जी को देखा। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो वांग जी को होल्ड कर पाए, और तुरंत ही वांग जी ने उनके हाथ को पीछे की तरफ झटक दिया और गुस्से से चिंगीचुन की तरफ देखा। यू डिस्ट्रॉयड मी फादर, मुझे और उसे दूर होने के लिए मजबूर करके आपने अपने बेटे को खो दिया है। अब मुझ पे हक जताने की कोशिश भी मत करना। नफरत करता हूँ मैं आपसे, नफरत करता हूँ मैं इस लैन क्लैन से और कूसू का सेकंड प्रिंस इस टाइटल से, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिन्होंने मेरे प्यार को मुझसे दूर किया है, मुझे मजबूर किया है। वांग जी ने अपनी बात कंप्लीट की और
वो वहां से उठ चुका था। अपनी मदर फादर को एक लुक उसने गुस्से में दिया और वो आगे बढ़ने लगा। पर कुछ ही दूरी पर एक और कपल जो वहां खड़ा था शांति से, वांगजी जो उन दोनों के पास गया। अंकल वे, आंट कांसे, आपका एक बेटा आपसे दूर चला गया और दूसरा आपकी आंखों के सामने होते हुए भी मर चुका है। अब तो खुश है ना आप चारों? अपनी बात कंप्लीट करके वांगजी ने एक नजर वीचान से कांसे सरन, देन पीछे मुड़ के अपने मदर फादर की तरफ देखा, देन वो वहां से निकल चुका। वही वीचान से कांसे सरम, लैन चिंगेजुन और लैनी बस एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। लैन चिंगेजुन और लैनी इस क्लैन के लैन क्लैन लीडर हैं और वीचान से कांसे सरन, वो दोनों भी ना सिर्फ लैनी लैन चिंगेजुन के बेस्ट फ्रेंड बल्कि वीचान से लैन क्लैन के जनरल है। वीचान से कांसे सरन, लैनी, लैन चिंगेजुन चारों बचपन से ही साथ में थे, एक साथ बड़े हुए। उन दोनों की वेडिंग हुई और आज तक भी वो चारों साथ में ही हैं, जिस वजह से वांगजी और विंग जिनका बर्थ लगभग एक ही टाइम पे हुआ, वो भी बचपन से ही साथ में थे। पहले तो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, पर धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई और उनका ये रिश्ता पूरे वुसु को पता था। सब खुश भी थे उनके रिश्ते से और सब एक्सेप्ट कर चुके थे। बट रिसेंटली 2 months आफ्टर, मो क्लैन जो इक्वली स्ट्रॉन्ग है लैन क्लैन से, उसने लैन क्लैन पर अटैक कर दिया। और लैन क्लैन जिसे इस अटैक की कोई भी आइडिया नहीं था, वो अचानक हुए इस अटैक से बिल्कुल हड़बड़ा गया। स्टिल वी चांसे ने और लैन चिंगेजुन ने इस वॉर को बहुत अच्छी तरीके से संभाला। इवन वी चांसे जो जनरल थे वो ही इस वॉर को लीड कर रहे थे। बट मो क्लैन ने बहुत सारे स्पाइस को यहाँ भेजा था ताकि वो लैन क्लैन को पूरी तरीके से तबाह कर सके। और इसी के चलते एक स्पाई ने ऑलरेडी मो क्लैन को लैन क्लैन का सीक्रेट रास्ता और बाकी सारी चीजें हैंड ओवर कर दी थी, जिसके चलते लैन क्लैन बहुत ज्यादा वीक हो गया। लैन क्लैन को हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके चलते चिंगेजुन ने कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक और स्ट्रॉन्ग क्लैन से हेल्प लेने की कोशिश की, जो था वेन क्लैन। वेन क्लैन लैन क्लैन को हेल्प करने के लिए मान भी गया, पर उनकी एक शर्त थी। सेकेंड प्रिंस ऑफ गुसु, द ग्रेट नोवेल हांग वांगचुन, जो एक ग्रेट कल्टीवेटर भी है, वो उनकी डॉटर वेंचिंग से वेडिंग करे। लैन क्लैन को, इवन लैन चिंगेजुन को तब ना चाहते हुए भी वेन रोहान की ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी और उन्होंने तब वांगजी को बिना बताए ये रिलेशनशिप फिक्स कर दिया, जिसके चलते वेन क्लैन ने लैन क्लैन की हेल्प की और मो क्लैन लैन क्लैन को ना एक्वायर कर पाया और ना ही लैन चिंगेजुन और वे चांसे और बाकी किसी भी क्लैन लीडर को ज़्यादा हार्म हुआ। मतलब क्लैन में जो लोग थे उनको। वॉर जब खत्म हुई तो ये वेडिंग अलायंस सबके सामने आया और इस बात से विंग और वांगजी सबसे ज़्यादा शॉक हो चुके थे। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा। उनकी तो पूरी जिंदगी बदल गई। वांगजी ने बहुत हाथ पांव मारे इस वेडिंग को कैंसिल करने के लिए, पर लैन चिंगेजुन अपनी बात कंप्लीट करने वालों में से थे। वो इस वेडिंग को डिनाई नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी वांगजी को मजबूर किया कि वो विंग से ब्रेकअप करके वेंचिंग से वेडिंग कर पाए। विंग को भी उसके मदर फादर ने समझाया कि ये उनके क्लैन के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वेन क्लैन ही उनके खिलाफ हो जाएगा। और अगर वेन क्लैन लैन क्लैन के खिलाफ हो गया तो लैन क्लैन इतना पावरफुल अभी नहीं है कि वो वेन क्लैन को फेस कर पाए। अभी तो वो मो क्लैन से जैसे तैसे बचे हैं। अब वेन क्लैन जैसे स्ट्रॉन्ग क्लैन जो मो क्लैन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे फेस करने के लिए लैन क्लैन के पास ना इतनी पावर है, ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है। अपने क्लैन को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी विंग और वांगजी ने अपना लव सेक्रीफाइस कर दिया। विंग अच्छी तरीके से जानता था कि वांगजी उसके होते हुए वेंचिंग के साथ आगे कभी नहीं बढ़ेगा और विंग
अपने और वांग जी के प्यार को और ज़्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों का प्यार किसी गलत नाम से रूमर्स के साथ स्प्रेड हो। इसीलिए वांग जी की वेडिंग बहुत भारी मन से देखने के बाद विंग ने डायरेक्टली यहाँ से जाने का डिसीजन लिया और इस बारे में कोई नहीं जानता था, इवन खुद विंग के पेरेंट्स भी नहीं। वांग जी जो विंग के जाने से पूरी तरीके से टूट चुका था, वो डायरेक्टली उसी फॉरेस्ट में पहुंचा। बहुत गुस्सा था वो, अपनी स्वॉर्ड निकाल के वो उस जंगल में प्रैक्टिस करने लगा, या यूँ कहा जाए प्रैक्टिस के नाम के नीचे वो खुद को हर्ट करने लगा। एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था लान वांग जी, पर आज उसी की स्वॉर्ड उसी के बॉडी को इंजर्ड कर रही थी। खुद को दर्द देकर वो उसके दिल में जो दर्द हो रहा था उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। बार बार विंग का वो हंसता फेस उसके सामने आ रहा था। एक ही रात में उसने अपने प्यार को खो दिया था। वांग जी जब उन जंगल से रात को बाहर आया तब सब उसकी हालत देखकर शॉक थे, क्योंकि आज वांग जी के वो वाइट रोब्स पूरी तरीके से रेड मतलब ब्लड से कवर हो चुके थे। खुद को उसने बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई थी। स्टिल उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। और वही वो आखिरी दिन था जब वांग जी को किसी ने रोते हुए देखा था, विंग के याद में वो तड़पते हुए देखा था। उसके बाद वांग जी बिल्कुल स्टोन बन गया। उसके फेस पर कभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, ना कभी वो हंसा, ना कभी वो रोया, ना कभी चोट होने पर उसे दर्द महसूस हुआ, ना कभी कोई मोमेंट उसे हंसा सका। 5 साल बीत चुके थे। आज भी गुसु उतना ही ठंडा, उतना ही शांत और उतना ही खूबसूरत था। बस कुछ हालात बदल चुके थे। लैन सिचान अब गुसु के न्यू लैन क्लैन लीडर बन चुके थे और वांग जी वो अपने लैन सेक्ट की ड्यूटीज फुलफिल करता था। मेंग्याओ जहां लैन सिचान का काम में साथ देता था, साथ ही अपनी ड्यूटीज भी फुलफिल करता था, वही वेंचिंग भी अपनी ड्यूटीज अच्छी तरीके से फुलफिल करती थी। देखा जाए तो ऊपर से बदला कुछ नहीं था, बस लोगों के दिल, उनके इमोशंस, फीलिंग्स बदल चुकी थी। अब कहीं ना कहीं लैन चिंगेजुन, लैनी, वी चांसे और कांसे सरन को अपने ही फैसले पर गुस्सा आता था, क्योंकि हाँ, वांग जी की वेडिंग फिक्स्ड कराने वाले अकेले लैन चिंगेजुन नहीं थे, बल्कि वे चांसे ने इक्वली उसमें सपोर्ट किया था। पर उनकी ये एक गलती शायद उन्हें उनका क्लैन तो दिला गई, पर उनके बेटों की खुशियाँ हमेशा के लिए छीन चुकी थी। इवन एक बेटा ही छीन चुकी थी। विंग कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हालत में है, ये बात किसी को पता नहीं थी। और वही वांग जी, वो तो जिंदा लाश बन चुका था। कुछ फील ही नहीं होता था उसे। लोगों से बात करना उसने जैसे बंद कर दिया था। उसकी आवाज़ सुनने के लिए कान तरस चुके थे लोगों के। बस अपनी ड्यूटीज फुलफिल करता या फिर जाकर फॉरेस्ट में बैठा रहता। इमोशंस पूरे खत्म हो चुके थे उसमें। वेंचिंग वो अपना काम करती थी, सबका अच्छी तरीके से ख्याल रखती थी। अब तो वेंचिंग के लिए ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि सच में वो बहुत अच्छी लड़की थी, सबका कितना ख्याल रखती थी, बट स्टिल उसकी लाइफ बिल्कुल कलरलेस थी। हस्बैंड के होते हुए भी वो बिल्कुल विडो जैसी थी। वांग जी ने उस दिन के बाद अपने मदर फादर से भी बात नहीं की और अपने अंकल आंट से भी नहीं। जो थोड़ी मोड़ी बातें करता था वो बस लैन सिचान, मिंग्याओ और शायद वेंचिंग से होती होंगी, पर वेंचिंग से बात करते हुए आज तक वांग जी को किसी ने नहीं देखा था, इसलिए पता भी नहीं कि उस जिंगशी में के दीवारों में भी उनकी आवाज़ें कभी गूंजी होगी भी या नहीं। आज की रात भी नॉर्मल ही थी। अपना डिनर कंप्लीट करके हर कोई अपने अपने कॉटेज की तरफ बढ़ चुका था। मिडनाइट, हर तरफ बिल्कुल शांति थी और उसी शांति में अचानक तलवारों की वो आवाज़ें जो कहीं ना कहीं सबकी नींद उड़ा चुकी थी। सब तुरंत अपने कॉटेज से बाहर आए और सबने देखा कि वहाँ कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। तुरंत लैन सिचैन, मिंग्याओ, वांग जी, इवन वेंचिंग, वी चान से, नी मिंजू, लैन चिंगेजुन, सब ने अपनी अपनी स्वॉर्ड निकाली। ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे रॉ कल्टिवेटर्स थे जो उन एसेसेंस से फाइट कर रहे थे, पर वो एसेसेंस बहुत ज़्यादा थे। शायद वो आज यहाँ लैन फैमिली को ख़त्म करने के हिसाब से ही आए थे।
लैन फैमिली लगभग हार मानने को थी, क्योंकि लैन चिंगेजुन, वी चांसे और लैनिंग उन लोगों के हाथ लग चुके थे। इस सब के बावजूद भी वांगजी, सिचैन, मेंग्याओ, वेंचिंग और कांसे सरन सब स्ट्रांगली फाइट कर रहे थे, और साथ ही बाकी कल्टिवेटर्स भी। बट नाइट का वक्त था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन एसेसेंस ने ऑलरेडी सारा प्लान प्रिपेयर करके रखा था, जिस वजह से लैन क्लैन के फूड में उन लोगों ने कुछ मेडिसिन्स मिला दी थी, जिसके चलते बाकी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स अनकॉन्शियस थे, और अब जो गिने चुने बचे हुए थे वो जैसे तैसे फाइट कर रहे थे। ऑब्वियसली रॉयल फैमिली के लिए अलग फूड आता था, जिसमें वो एसेसेंस कुछ मिला नहीं पाए थे, इसीलिए ये फैमिलीज अभी तक जागी रही थी, इवन स्ट्रांगली फाइट भी कर रही थी। पर अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को उन लोगों के हाथों में देखकर ये लोग भी डर चुके थे। उन एसेसेंस ने फाइनली उन तीनों को, मतलब ई, चिंगेजुन और वे चांसे को सामने लाया, और कांसे सरन और साथ ही बाकी सबको भी अपनी सॉर्ड ड्रॉप करने के लिए कहा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी सबने अपनी सॉर्ड छोड़ दी, और पूरी फैमिली को वो एसेसेंस ट्रैप कर चुके थे। वांगजी, सिचैन, मेंग्याओ ये फैमिली में सबसे स्ट्रांग थे, इसीलिए सबसे पहला टारगेट भी वही तीनों थे। सिचैन तो ऑब्वियसली क्लैन लीडर ही थे, और वांगजी हांग वांगजुन था, सबसे स्ट्रांग कल्टिवेटर था। तो उन दोनों ब्रदर्स को मारना सबसे इम्पोर्टेंट था, ताकि लैन क्लैन की पावर्स डायरेक्टली हाफ हो जाए। फिर लैन क्लैन को मो क्लैन आसानी से एक्वायर कर पाएगा। हाँ, वो एसेसेंस भी मो क्लैन के थे। इसी सोच से कुछ एसेसेंस जो वांगजी और सिचैन की तरफ बढ़ रहे थे अपनी सॉर्ड लेकर, पर कुछ ही दूरी पर वो पहुंचे थे, और उन दोनों ने भी अपनी सॉर्ड उठाई ताकि वो सिचैन और वांगजी को मार सके, पर वो सॉर्ड हवा में ही रुक चुकी थी, और वहाँ चीख जोश शांति को बहुत ज़्यादा क्रूअल बना चुकी थी। तुरंत सबका ध्यान रूफ टॉप की तरफ गया था, जहाँ से एक पर्सन जिसने खुद को फुल्ली कवर करके रखा था, हाथ में बो और एरो था, और वही एरोज जो उस पर्सन ने उन दोनों एसेसेंस के हाथ में मारे थे। तुरंत ही सबका ध्यान उस पर्सन की तरफ चला गया, और सब उस पर्सन की तरफ लगभग दौड़े थे उसे मारने के लिए, बट ऑब्वियसली वो ऊपर था और ये सब नीचे। साथ ही वो कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, उसका एक भी एरो वेस्ट नहीं हो रहा था, किसी न किसी की जान डेफिनेटली ले रहा था। सबका ध्यान डाइवर्ट हो गया, जिसके चलते वी चांसे, कांसे सरन और ई ने शार्प मूव लिया, और वो अपने हाथों को छुड़ाकर उन लोगों के ट्रैप से निकल चुके थे। जैसे ही ये बात वांगजी, सिचैन और बाकियों ने देखी, तुरंत ही वो लोग भी अटैक मोड में आ गए, और सब फिर से स्ट्रांगली फाइट करने लगे। बहुत स्ट्रांग फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। अब सब इक्वली थे, भले ही वो एसेसेंस बहुत ज़्यादा थे, पर उस एक कल्टिवेटर के आते ही लैन क्लैन की पावर जैसे डबल हो चुकी थी, क्योंकि वो पर्सन सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। लगभग 50 लोगों को अब तक वो अकेला ढेर कर चुका था, और अभी भी स्ट्रांगली फाइट कर रहा था। फिलहाल हर किसी का ध्यान फाइट पर था, इंक्लूडिंग वेंचिंग और वांगजी। एसेसेंस जो अभी और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे, वो अब किसी भी वॉर रूल को ना मानते हुए वॉर कर रहे थे, मतलब आगे से ही नहीं पीछे से भी वार कर रहे थे, ताकि बस ये लोग कैसे भी करके मर जाए, ताकि वो मो क्लैन से अपनी वफादारी भी साबित कर ले, और इन सबको मार दिया तो उन्हें रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलेगा। फिलहाल वहाँ सबसे वीक कैंडिडेट था वेंचिंग, जिसपे वार करने के लिए ज़्यादा लोग बढ़ने लगे। वेंचिंग भी अच्छी तरीके से फाइट तो कर रही थी, बट स्टिल पीछे उसका ध्यान नहीं था, जिसके चलते एक ने पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश की, और यही वो मोमेंट था जब एक पर्सन वेंचिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आया। वही कल्टिवेटर जिसने वेंचिंग को अपनी तरफ खींच के उसे अपनी बाहों में होल्ड कर लिया, और उन एसेसेंस को वो स्ट्रांगली मारने लगा। करीबन आधा घंटा हो चुका था, और वो वॉर अभी भी चल रही थी। लगभग आधे से ज़्यादा लोग मर चुके थे, और बचे हुए मारे जा रहे थे। वेंचिंग जो अभी भी उसी कल्टीवेटर के हाथ में थी, और वो कल्टीवेटर वेंचिंग को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहा था। और इसी के चलते एक ने जब
उस कल्टीवेटर पर अटैक किया तो वो कल्टीवेटर वेंचिंग की वजह से ही डॉच नहीं कर पाया, क्योंकि वेंचिंग बीच में थी और ना चाहते हुए भी वो अटैक उस कल्टीवेटर पर हुआ। उसके हाथ में बड़ा सा कट लग गया। स्टिल जैसे तैसे उन सब ने उन लोगों को मार गिराया। जो जिंदा थे उन्हें पकड़ा गया था ताकि उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सके। फाइनली सब शांत हो चुका था और सब लैंड क्लैन की मीटिंग हॉल में पहुंच चुके थे, इंक्लूडिंग वो कल्टीवेटर जिसके हाथ से अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी। सब उस कल्टीवेटर का फेस देखने के लिए डेस्परेट थे, पर कोई था जिसने उसे पहचान लिया था। वांगजी जो आगे बढ़ा और उसने तुरंत विंग को टाइटली हग कर लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वही विंग जिसने हल्की सी स्माइल की। सच में उसका लवर उसे कभी नहीं भूल सकता। उसने वांगजी को प्यार से सहलाया और उसे अपने आप से दूर किया। देन उसने अपना फेस मास्क हटाया। वो फेस देखकर कहीं ना कहीं सबकी ही आंखों में आंसू आ चुके थे। सब अपनी जगह से उठे और विंग की तरफ लगभग भागे थे। सबने विंग को हग किया, बहुत ज्यादा प्यार किया। पर वांगजी जिसकी नजर बस विंग के हाथ पर और उससे बहते ब्लड पर थी, एक सर्वेंट जो वहां पहुंचा और उसने वांगजी को फर्स्ट एड किट दिया, मतलब कुछ पट्टी वगैरह जो हीलर बॉक्स होता है वो। वांगजी जिसने विंग को बिठाया और वो विंग के वॉर्म को क्लीन करके उसे बैंडेज करने लगा। विंग के फेस पर स्माइल थी, लिटरली वो हंस रहा था। विंग की बैंडेज वगैरह हुई। देन बात करने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक था फिलहाल का अटैक ही, पर स्टिल अभी भी नाइट थी और सबको नींद की जरूरत थी। साथ ही विंग भी इंजर्ड था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब इतना लड़ते लड़ते ऑब्वियसली थक चुके थे, इसलिए सबने डिसाइड किया कि थोड़ी देर सो लेते हैं, देन मॉर्निंग को बात करेंगे। यही सोचते हुए सब अपने अपने कॉटेज की तरफ बढ़ गए और वांगजी जो अपनी जिंगशी में नहीं बल्कि विंग के पीछे पीछे उसके कॉटेज में बढ़ रहा था, जिसे विंग ने रोक दिया और उसे कहा कि वो अपने कॉटेज में जाए, पर वांगजी ने डिनाई कर दिया वो विंग के कॉटेज में जाएगा। पर विंग जानता था कि ये गलत है, इसीलिए उसने जैसे तैसे वांगजी को मनाया और उसे उसके कॉटेज में भेज दिया, मतलब जिंगशी में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब मीटिंग हॉल में थे और सबको अब तक पता चल चुका था, मतलब जो अनकॉन्शियस थे वगैरह वो भी अब जग चुके थे, तो उनको भी पता चल चुका था कि लास्ट नाइट अटैक हुआ और कैसे कुछ लोग पकड़े गए। देन बाकी सब, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विंग वापस आ चुका है, ये भी सबको पता चल चुका था और सबके फेस पर ये सुन के लिटरली स्माइल थी। बहुत खुश थे सब विंग को वापस देखकर। देन सब में मो क्लैन को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ और सबने विंग को थैंक्स कहा। सबकी बातें चल रही थी पर वांगजी का ध्यान बस विंग पर अटका हुआ था। कुछ बदला हुआ लग रहा था विंग। पहले की तरह चार्मिंग स्माइल और हैप्पीनेस नहीं थी उसके फेस पर, जैसे बहुत उदासी छाई हुई थी, बट स्टिल वो हंसने की कोशिश कर रहा था। ये बात वांगजी के साथ सबको समझ में आ रही थी। एल्डर्स की बातें चल रही थी और विंग का काम वहां लगभग हो चुका था। अब उनकी मो क्लैन को लेकर कुछ बातें चल रही थी जिसमें विंग का कोई काम नहीं था, इसलिए वो वहां से उठ गया और शांति से वहां से जाने लगा। जैसे ही ये बात वांगजी ने देखी वो भी वहां से उठ गया और वो भी विंग के पीछे जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा ही रहा था, तभी चिंगेजुन ने उसे रोक दिया। चिंगेजुन के रोकने पर वांगजी जो रुक गया और उसने अपने फादर को एक लुक दिया। चिंगेजुन की आवाज से विंग भी कहीं ना कहीं रुक चुका था और उसने टर्न होके जब वांगजी को अपने पीछे आते हुए देखा तो एक स्माइल की उसने। वांगजी जो वैसे तो अपने फादर से बात नहीं करता था पर आज बात करना मजबूरी थी, इसीलिए उसने फर्स्ट टाइम इन 5 सालों में अपने फादर के लिए मुंह खोला। मुझे विंग से बात करनी है। जैसे ही ये बात विंग ने सुनी, इससे पहले कि चिंगेजुन कुछ बोल पाते, विंग ने वांगजी की तरफ देखते हुए अपनी बात स्टार्ट की। इट्स ओके योर हाइनेस, फिलहाल मैं यही हूँ, आप अपनी मीटिंग कंप्लीट कर लीजिए, हम बाद में बात करेंगे। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और वो वहां से निकल चुका था। वही वांगजी और बाकी सब ने भी जैसे ही विंग के मुंह से वांगजी के लिए लानजान या लंजा ना सुनते हुए डायरेक्टली योर हाइनेस सुना था, सब स्टंट हो चुके थे। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग ने इतना फॉर्मली वांगजी को पुकारा था, उसे एड्रेस किया था, वरना इससे पहले वो लंजा या लानजान के अलावा सिर्फ लान वांगजी या वांगजी ही वांगजी को बोलता था। इतना फॉर्मली तो वो कभी वांगजी को एड्रेस नहीं करता था। वही वांगजी उसके खुद के पैरों से जैसे जमीन खींच चुकी थी। बहुत मुश्किल से वो अपनी जगह बैठ चुका था पर उसके दिमाग में वही वर्ड घूम रहा था, योर हाइनेस।
जैसे ही मीटिंग खत्म हुई थी, वांगजी जो लगभग भागा था, गुसु के सारे रूल्स तोड़ के वो भाग रहा था और विंग को ढूंढ रहा था। कुछ ही दूरी पर उसे विंग नजर आया जो वेंचिंग के साथ कुछ बातें कर रहा था। वांगजी जो तुरंत अपने कदमों को उस तरफ बढ़ा चुका था और जैसे ही वेंचिंग और विंग ने वांगजी को अपने सामने देखा, वो दोनों भी शांत हो गए। वेंचिंग जो समझ चुकी थी कि वांगजी और विंग को कुछ बात करनी होगी, इसीलिए उसने उन दोनों से परमिशन ली और वो वहां से निकल चुकी थी। और वांगजी जो बिल्कुल विंग के पास आ गया। विंग जिसने वांगजी को डीप बो किया, ये देखते ही वांगजी को अजीब लगा। विंग इतना फॉर्मली क्यों बिहेव कर रहा है उसके साथ। वांगजी जो आगे बढ़ा और उसने विंग के शोल्डर को ग्रैब कर लिया। विंग, ये क्या बिहेव है। विंग जिसने तुरंत अपने आप को पीछे किया और वांगजी की तरफ रिस्पेक्ट से देखा। व्हाट डू यू मीन योर हाइनेस, क्या मैंने कुछ गलत किया। शट अप विंग, मैं लंजा हूँ, तुम्हारा लंजा। ये सुनते ही विंग के फेस पर एक ब्रोकन स्माइल आ चुकी थी। हमारी लास्ट मीटिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि विंग और विंग का लंजा दोनों भी उस फॉरेस्ट में ही मर चुके हैं। क्या आप भूल गए योर हाइनेस। आज का हमारा रिश्ता सिर्फ इतना है कि आप गुसु के सेकंड प्रिंस हैं और मैं एक कल्टीवेटर। वांगजी जिसे बहुत चुभी ये बात, उसने लगभग शाउट किया था, विंग शट अप, ये बुलाना बंद करो मुझे नहीं पसंद। ये सुनते ही विंग ने स्माइल की। ओके, आपको अगर मेरा योर हाइनेस पुकारना पसंद नहीं है तो मैं आपको हांग वांगजुन कह सकता हूँ। वांगजी जो गुस्सा हो गया और वो लगभग विंग के पास जाकर उसकी कॉलर को होल्ड कर चुका था। तुम्हारे लिए मैं हमेशा सिर्फ लंजा रहूंगा, ना गुसु का सेकंड प्रिंस, ना तुम्हारा योर हाइनेस और ना ही हांग वांगजुन। डू यू गेट दैट। वांगजी जो गुस्सा था, वो चाहता था कि विंग उसे पहले की तरह पुकारे, पर विंग जो शायद इस बार अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज सेट करके आया था, वो वांगजी को कोई भी झूठी होप नहीं देना चाहता था। उन दोनों में आगे की कुछ कन्वर्सेशन होती, इससे पहले ही उन्हें लैन सिचन और मिंग्याओ की आवाज़ डिस्ट्रैक्ट कर चुकी थी और विंग ने उन दोनों को भी डीप बो किया। लैन सिचन और मिंग्याओ जो विंग के पास आए और उन्होंने विंग को प्यार से हक किया, उसे उसके वाउंड के बारे में पूछा और विंग ने उन दोनों को रिप्लाई किया कि वो उसका हाथ अभी ठीक है। ये सुनकर उन दोनों को अच्छा लगा। उन लोगों से बात करते करते विंग वहाँ से निकल चुका था और वांगजी बस उसकी तरफ देखता रह गया था। देन वक्त बीतने लगा और लगभग विंग को गुस्सू में आए 2 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, पर विंग ज़्यादातर वांगजी को अवॉइड करता और उसके सामने भी रहता तो उसे बिल्कुल फॉर्मली एड्रेस करता, जिससे वांगजी जो बहुत ज़्यादा टूट रहा था, उसे गुस्सा लगा रहा था और बुरा अलग लग रहा था। देन लैन क्लैन ने डिसाइड किया कि वो वेन क्लैन और साथ ही अब उनके साथ जियांग क्लैन भी मिल चुका था। हाँ, विंग इतने दिनों से जियांग क्लैन में था और जियांग क्लैन का क्लैन लीडर जियांग चैंग विंग का बेस्ट बडी बन चुका था, जिस वजह से इस बार लैन क्लैन का साथ देने के लिए जियांग क्लैन भी मान चुका था। मो क्लैन, जियांग क्लैन और वेन क्लैन तीनों ने मिलकर लैन क्लैन, जियांग क्लैन और वेन क्लैन तीनों ने मिलकर जब मो क्लैन पर अटैक किया तो मो क्लैन खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और बुरी तरीके से हार गया और फाइनली सब जीत के वापस लैन क्लैन में आ चुके थे, वेन क्लैन भी और जियांग क्लैन के कुछ लोग भी। वांगजी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने क्लियरली देखा था कि विंग और जियांग चैंग में कुछ ज़्यादा ही क्लोजनेस है। इवन जियांग चैंग विंग को बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करता है बेस्ट फ्रेंड की तरह और उसे उसके बर्थ नेम से ही एड्रेस भी करता है। वांगजी को ये देखकर बुरा भी लग रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे इस बात का रिग्रेट भी था। जेलस नहीं था, वो गुस्सा था, उसे रिग्रेट था कि वो अपनी ड्यूटीज़ के चलते विंग को अपना नहीं बना पाया और अब विंग किसी और के साथ है। बट स्टिल वो खुद को ये समझा रहा था कि अगर उसे हक है किसी और के साथ होने का, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एक साथ है या नहीं। पर दुनिया के सामने तो उन दोनों की वेडिंग हो चुकी ना, मतलब वो साथ है, तो हाँ, विंग को भी हक है किसी और के साथ रहने का। और डेफिनेटली वांगजी विंग के लिए अपने और वेंचिंग के जैसा रिश्ता नहीं चाहता था। वो चाहता था कि विंग दिल से आगे बढ़े, भूल जाए उसे, सच में अपने लाइफ में खुश रहे। वो चाहता था कि विंग सच में जियांग चैंग के साथ
उसे भूल के एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करे। पर ये ख्याल कहीं ना कहीं उसे बहुत दर्द भी दे रहा था। पर हाँ, प्यार है तो दर्द तो सहना ही होगा ना, यही वांग जी ने सोच के रखा था। सब मीटिंग हॉल में थे, जीत की खुशी मना रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विंग और जियांग चैंग जो एक साइड में थे और एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे, वो दोनों भी फाइनली मीटिंग ज्वाइन कर चुके थे। कुछ देर बाद मो क्लैन और वहाँ के लोगों का क्या करना है ये डिसाइड हो गया। तब जियांग चैंग और विंग जो आगे आ चुके थे और अब सबका ध्यान उन दोनों की तरफ था। जियांग चैंग जो आगे बढ़ा और उसने एक नज़र विंग की तरफ देखा। विंग जिसने नोट किया, तब जियांग चैंग जिसने वेंचिंग की तरफ देखा। वेंचिंग जो आगे आ गई। दैन जियांग चैंग ने वेन रोहान और साथ ही लैन चिंगेजुन की तरफ देखा। मैं वेंचिंग से शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात वहाँ सब ने सुनी थी, तब सब शॉकिंगली खड़े हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली वेंचिंग वांग जी की वाइफ थी और जियांग चैंग ना सिर्फ वेंचिंग बल्कि लैन फुरेन का रिश्ता मांग रहा था। ये बात सुन के वेन रोहान जो गुस्सा हो गए और लैन चिंगेजुन कुछ बोलने ही वाले थे, तभी विंग जो आगे आया और उसने उन दोनों को शांत कर दिया था। विंग जिसने सबसे पहले वेन रोहान की तरफ देखा। क्लैन लीडर वेन, शांति से पूरी बात सुन लीजिए। कोई भी डेस्परेशन में फैसला करना गलत होगा। एक्चुअली सच तो ये है कि वेंचिंग और जियांग चैंग लगभग 7 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात आपको वेंचिंग ने बताई थी, पर आपने उस वक्त पावर की ग्रीड के चलते लैन क्लैन को हेल्प करके लैन क्लैन को मजबूर किया कि वो वेंचिंग और वांग जी की वेडिंग करा दे। पर ये बात आप शायद तब भूल चुके थे कि वो आपकी बेटी है, कोई चीज़ नहीं जिसका आप सौदा कर सके। 5 साल हो चुके हैं हांग वांग जुन और वेंचिंग के वेडिंग को। गुसू का हर एक इंसान जानता है कि उन दोनों में हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता नहीं है। इवन उन दोनों के जिंगशी में रूम तक अलग है। आपकी बेटी यहाँ रहकर सिर्फ अपने फर्ज निभा रही है। देखिए उसकी तरफ, वो एक जिंदा लाश बन चुकी है। ना वो खुश है और ना ही वो खुश रह सकती है। आपको याद है जब उन दोनों की वेडिंग हो रही थी, तब सिर्फ वांग जी का ही नहीं बल्कि वेंचिंग का हाथ भी इंजर्ड था। वांग जी ने वो हाथ इंजर्ड किया था ताकि वेंचिंग उसे रिंग ना पहना सके। और कहीं ना कहीं ये बात शायद आप जानते भी नहीं कि वांग जी ने वेंचिंग के रिंग फिंगर में कभी रिंग डाली ही नहीं थी, क्योंकि वेंचिंग ने भी अपना रिंग फिंगर इंजर्ड करके रखा था, जिसे देखकर वांग जी ने उसके साइड वाली फिंगर में रिंग डाल दी थी। दोनों भी वेडिंग नहीं करना चाहते थे, पर दोनों को मजबूर किया गया। 5 साल हो चुके हैं उन दोनों के वेडिंग को और दोनों भी जिंदा लाश बन के बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब ये फैसले चेंज करने चाहिए? वांग जी और वेंचिंग का डिवोर्स करवा दीजिए और वेंचिंग को उसकी खुशियाँ मतलब उसका प्यार जियांग चैंग लौटा दीजिए और मुझे मेरा लंजा। ये सुनते ही वांग जी जो तुरंत अपनी जगह से नीचे आकर विंग के साथ खड़ा हो चुका था और वेंचिंग भी जियांग चैंग के साइड में खड़ी हो चुकी थी। ऑब्वियसली विंग ने जो कहा वो सब कुछ सही था। हाँ, वेडिंग वाले दिन सिर्फ वांग जी का नहीं बल्कि वेंचिंग की भी रिंग फिंगर इंजर्ड थी, जिसे वांग जी ने नोटिस कर लिया। एल्डर्स मतलब वेन रोहान सोचने के लिए कुछ वक्त चाहते थे। लैन चिंगेजुन को इस फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 5 सालों से उन्होंने ना सिर्फ वांग जी को तड़पते देखा था बल्कि वेंचिंग को भी घुट घुट के जीते हुए देखा था और वो समझ चुके थे कि उन दोनों को साथ में रखकर भी उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। वो बस साथ में किसी रैंडम इंसान की तरह मजबूरी में रह रहे हैं। तो जिस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं बनता, उस रिश्ते में स्टक करके बच्चों को क्या ही फ़ायदा। एक बार वो उस गलती को कर चुके थे, अब फिर से वो गलती दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अग्री कर दिया था। वेन रोहान को सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, इसलिए वो उस मीटिंग हॉल को छोड़ के जा चुके थे। वेंचिंग और जियांग चैंग जो कुछ देर बाद वेन रोहान के पास पहुँचे और वेंचिंग ने अपने फादर को कन्विंस किया और वेन रोहान भी ये जानते थे कि वेंचिंग और वांग जी में कोई भी रिश्ता नहीं है। इवन यही रीज़न था कि उन दोनों का कोई बच्चा नहीं था। ऑब्वियसली उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ शायद ही कभी ठीक से देखा भी होगा। इवनिंग हो चुकी थी और फिर से सब मीटिंग हॉल में थे। वेन रोहान ने इस बार ये मीटिंग बुलाई थी और फाइनली वो भी समझ चुके थे कि उन्हें अब अपने बेटों की खुशी देखनी चाहिए थी। वैसे भी लैन क्लैन ने उनसे वादा किया था कि अगर वेंचिंग और वांग जी का डिवोर्स हो भी गया तो भी उनमें जो बाउंडिंग है वो ख़त्म नहीं होगी।
इसीलिए वेन रोहान मान चुके थे और मीटिंग हॉल में ही डिसाइड हुआ कि बहुत जल्द वांगजी और वेंचिंग का डिवोर्स होगा और वांगजी विंग और साथ ही वेंचिंग जियांगचैंग की वेडिंग होगी, जिसे सुनकर फाइनली सब खुश हो चुके थे। इवन बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। वांगजी जो तुरंत भाग के विंग को हक कर चुका था, वही जियांगचैंग वेंचिंग को। नेक्स्ट डे ही लैन क्लैन में फर्स्ट डिवोर्स हुआ, जिस डिवोर्स से सब बहुत ज़्यादा खुश थे और तुरंत ही वेडिंग की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई। फिर एक बार पूरा गुसु अच्छे से डेकोरेट हो रहा था रेड कलर में। वेडिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। सेम फॉरेस्ट, सेम कोल्ड पॉन्ड, सेम ट्रीज और सेम मून के साथ सेम कपल। विंग जिसने अपने पैरों को कोल्ड पॉन्ड में डाल के रखा था और वो पानी से खेल रहा था, वही वांगजी उसने विंग के लैप में अपना सर रखा हुआ था और वो विंग की तरफ देख रहा था। हवाएं फिर एक बार शांति से बह रही थी। नाइट का वक्त था और आज जितना खूबसूरत माहौल और वेदर था, उतना ही खूबसूरत उन दोनों में वो रिश्ता भी था। फिर से वो रिश्ता उस मून की लाइट में शाइन कर रहा था। आज पेड़ों को ज़रूरत नहीं थी उस मून की उस ब्यूटीफुल शाइन को या रोशनी को ब्लॉक करने की। दोनों के फेस पर मून से भी ज़्यादा ग्लो था। थैंक यू वेरी मच विंग वापस आने के लिए। जैसे ही विंग ने ये बात सुनी, उसने वांगजी के नोज को हल्का सा हिट किया। कैसे नहीं आता जब पता चला कि मेरा लंजा जीना भूल चुका है, उसे जिंदा करने को मुझे आना ही था। वांगजी जिसने इस बात पर गिगल किया। फिर से उन दोनों में शांति हो चुकी थी। वांगजी विंग की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। विंग जो इस बात को कब से नोटिस कर रहा था, उसने वांगजी की तरफ देखा और विंग किया, जैसे वो पूछ रहा हो कि क्या हुआ। इस बात पर वांगजी जो विंग के लैब से उठ गया और बिल्कुल उसके साइड में बैठ गया। 5 years ago I lost you because I choose my duty this time, but now I choose you, only you. विंग ने जब ये सुना, उसे अच्छा लगा। उसके फेस पर सॉफ्ट स्माइल थी, पर कुछ ही देर बाद वो स्माइल नॉटी स्माइल में चेंज हो चुकी थी। देन उसने वांगजी की तरफ देखा। देन प्रूव दैट दिस टाइम यू वॉन्ट लेट मी गो। ये सुनते ही वांगजी जिसने विंग के फेस के उस नॉटी स्माइल को नोटिस करके उसे रिप्लाई कर दिया था अपने किस्से। ऑब्वियसली विंग ने प्रूफ मांगा था ना, तो वो प्रूफ वांगजी के पास था। उसी ग्राउंड पे विंग को गिराकर वांगजी उसके ऊपर आ चुका था। उन दोनों में एक डीप पैशनेट किस हुआ। विंग लगभग ब्रीद आउट हो चुका था। तब जाकर कहीं वांगजी ने विंग को छोड़ा था। वो अभी भी विंग के ऊपर था। तो मिल गया प्रूफ या कुछ और। वांगजी जो ये बोलते हुए विंग के चेस्ट पर अपने हाथ को हल्का सा स्क्वीज कर रहा था। विंग जिसने तुरंत वांगजी को दूर पुश किया और वो उठ गया। उसने वांगजी को एक डेयर किया, हांग वांगचन डोंट बी नॉटी। जैसे ही विंग ने वांगजी को हांग वांगचन कहा था, वांगजी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने विंग को अपने पास खींचा और फिर से डीप किस करने लगा। कुछ देर बाद जैसे तैसे विंग ने खुद को छुड़वाया वांगजी से और वो डीप ब्रीथ ले रहा था। उसने वांगजी को एक ग्लेयर किया। वांगजी जिसने अपने लिप्स को थंब से क्लीन करते हुए विंग की तरफ देखा। लंजा, जस्ट कॉल मी लंजा। अगर फिर से मुझे योर हाईनेस हांग वांगचुन ऐसे नामों से एड्रेस किया ना, आई स्वे तुम्हें बहुत ब्रूटली पनिश करूँगा विंग में। विंग जो इस बात पर गिगल करने लगा। देन उन दोनों में कुछ नॉर्मल बातें होने लगी। नेक्स्ट डे दोनों भी उठ चुके थे। हाँ, भले ही नाइट में वो बहुत लेट सोए थे, जंगल से बहुत लेट आए थे आफ्टर ऑल, बट स्टिल आज बहुत बड़ा दिन था उन चारों के लिए, तो जल्दी उठना तो बनता था। सबके रूम में उनके वेडिंग रोब्स भेज दिए थे। तो विंग, वांगजी, जियांगचैंग और वेंचिंग सब रेडी हो रहे थे। कुछ ही देर बाद सबको वेडिंग वेन्यू पर बुलाया गया। वांगजी और जियांगचैंग जो पोडियम पर खड़े थे और विंग का हाथ होल्ड करके रखा था वी चांसे ने, और वेंचिंग का हाथ होल्ड करके रखा था वेन रोहान ने। दोनों भी फादर अपने अपने सन और डॉटर को लेकर फाइनली ग्रूम्स के पास पहुंचे और वी चांसे को एक लुक वांगजी ने देखा। वी चांसे जो अब तक बहुत बुरा फील करते थे क्योंकि वांगजी ने उनसे कन्वर्सेशन लगभग बंद कर दी थी, जिसके चलते वी चांसे ने विंग का हाथ वांगजी के हाथ में रखा और उससे जस्ट नॉर्मल कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखना। वांगजी जिसने नोट किया, ये देखकर वी चांसे को बुरा लगा, बट स्टिल वो वहाँ से टर्न होने ही वाले थे। तभी वांगजी ने सॉफ्टली कहा,
यस अंकल, मैं विंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा। ये सुनते ही विचान से जो टर्न हुए और उन्होंने वांग जी की तरफ देखा। उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। फाइनली वांग जी फिर से उनसे बात करने लगा। देन विंग जो वांग जी के साइड में आकर खड़ा हो चुका और जियांग चैंग ने भी सेम वेन रोहान से प्रॉमिस किया कि वो वेनचिंग का ख्याल रखेंगे। देन चारों की वेडिंग स्टार्ट हो गई। इस बार वांग जी के हाथ पर कोई इंजरी नहीं थी और ना ही वेनचिंग के। वांग जी ने हैप्पीली विंग को रिंग पहनाई। विंग ने वांग जी को और उन दोनों के हाथ में रेड थ्रेड बांध दिया गया। सेम दूसरी तरफ भी जियांग चैंग और वेनचिंग ने भी एक दूसरे को रिंग पहनाई। उनके हाथ में भी रेड थ्रेड बांध दिया गया। देन उन लोगों ने अपने एंसेस्टर अर्थ और हेवन, देन अपने एल्डर्स को वो किया, देन एक दूसरे को किया और फाइनली इस बार रियल किस हुई। हाँ, वांग जी ने विंग को लिप्स पे किस किया और साथ ही वेनचिंग को जियांग चैंग ने। सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। सबने क्लैपिंग की और न्यूली वेड्स को ब्लेसिंग्स दी। देन बैंक्वेट स्टार्ट हो गया। सबने अच्छी तरीके से अपनी अपनी वेडिंग एंजॉय की और सबको उनका रूम अलाउ कर दिया गया था। आज फिर एक बार वेडिंग रोब में वांग जी जिंगशी की तरफ बढ़ रहा था, पर आज उसके पैर कांप नहीं रहे थे बल्कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लगभग वो जिंगशी की तरफ भाग रहे थे और उसे पीछे से लैन सिचेन जो आवाज़ दे रहे थे, रोक रहे थे। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि उसके विंग को कोई लेकर भाग जाएगा, बट जैसे तैसे लैन सिचेन ने उसे कैच किया और उसके आर्म को होल्ड करके उसे रोक लिया। वांग जी जो इस बात से गुस्सा हो चुका था और उसने लैन सिचेन को एक क्लियर किया। लैन सिचेन जो अपने भाई को इतना डिस्परेट देखकर हंस भी रहे थे, साथ ही वो उसे शांत करने में भी लगे थे। वांग जी का गुस्सा कुछ देर शांत करने के बाद लैन सिचेन ने वांग जी से कहा कि वो एटलीस्ट विंग को कल चलने लायक छोड़े। ये सुनते ही वांग जी, जिसके ईयर्स पूरी तरीके से रेड हो चुके थे, वो फिर से वहाँ से अपने भाई को अवॉइड करके जिंगशी की तरफ भागने लगा था, जहाँ सामने ही उसे मिंग्याओ मिल गया जो विंग को अंदर बिठाकर अभी अभी बाहर आ रहा था। वो भी वांग जी को इतना डेस्परेट देखकर खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया था। मिंग्याओ जो वांग जी से कुछ बोलने वाला था, मतलब कुछ फेवर निकालने वाला था रूम डेकोरेट वगैरह करने का, पर वांग जी जिसने मिंग्याओ की कोई बात सुनी ही नहीं, सीधा मिंग्याओ के दोनों आर्म को पकड़ा, उसे रूम के बाहर कर दिया और डोर लॉक कर लिया। मिंग्याओ के मुंह पर आते लगा था वो दरवाज़ा। थैंकफुली उसका नोज बच चुका था क्योंकि सिचेन ने उसे एक झटके से पीछे खींचा था, वरना मिंग्याओ पक्का आज डोर से लड़ जाता। खैर मिंग्याओ को गुस्सा तो बहुत आया था, पर सिचेन ने उसे जैसे तैसे शांत करके वहाँ से ले जा चुके थे। देन वांग जी जो रूम में गया, उसने देखा कि विंग उसके बेड पर बैठा हुआ है। खुद को रोक नहीं पाया था, वो सीधा विंग पे जंप कर चुका था। कुछ ही देर बाद उन दोनों के क्लोथ्स जो फ्लोर पर बिखरे हुए थे, उस जिंगशी से बस मॉर्निंग और ग्रॉनिंग की आवाज़ें आ रही थी। नेक्स्ट डे विंग और वांग जी सीधा गायब थे, साथ ही वेनचिंग और जियांग चैंग भी। दोनों कपल उठे तक नहीं थे, कहाँ थे क्या थे किसी को भी नहीं पता। आफ्टरनून हो गई, इवनिंग हो गई, स्टिल दोनों कपल्स का कोई पता नहीं। और अगर बाथरूम की जाए तो विंग और वांग जी के रूम में विंग जो गालियाँ दे रहा था वांग जी को, क्योंकि वांग जी उसे एक पल के लिए भी छोड़ने को रेडी नहीं था। जैसे तैसे रात को वो वांग जी से को खुद से दूर करके सोया था और जब मॉर्निंग में उसकी आईज ओपन हुई तो वांग जी उसके ऊपर था। विंग जिसकी वांग जी ने पूरी बैंड बजा के रखी थी, वो एक पल के लिए विंग को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। वही विंग जो वांग जी को गालियाँ दे रहा था। फाइनली वो दोनों भी कपल सीधा डिनर पे पहुंचे थे। विंग और वेनचिंग दोनों चलने के लायक नहीं थे और ये देखकर बाकी सबको हंसी आ रही थी। वही विंग और वेनचिंग दोनों बहुत बुरी तरीके से शर्मा रहे थे। खैर सबने डिनर किया, देन फिर से कपल्स अपने अपने रूम में जा चुके थे। नेक्स्ट डे जियांग चैंग को वेनचिंग को लेकर जियांग क्लैन जाना था, वेन रोहान को भी निकलना था। सबने कुछ बातें की, साथ में लंच किया और वेन रोहान वहाँ से निकल गए। वेनचिंग और जियांग चैंग जो कुछ देर बाद ही निकलने वाले थे, पर उससे पहले उन्हें विंग से बात करनी थी। जियांग चैंग और वेनचिंग जो विंग और वांग जी के पास आए। जियांग चैंग जिसने विंग को हग किया और उसे थैंक्स बोला। ऑब्वियसली उस दिन लैंग क्लैन में विंग वेनचिंग को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो जियांग चैंग की वजह से। विंग और जियांग चैंग जब फ्रेंड्स बने थे तब उन दोनों को एक दूसरे की लाइफ के बारे में पता चला। इवन ये भी कि उन दोनों के लवर्स की वेडिंग एक दूसरे से ही हो चुकी है। इसी वेडिंग को वो दोनों भी तोड़ना चाहते थे, इसीलिए कोई ना कोई प्लान बना रहे थे, पर मो प्लान की वजह से उन्हें चांस मिल गया। विंग ने
जियांग चैंग से प्रॉमिस किया था कि वो उसे उसकी वेंचिंग दिलाएगा, और ऐसा विंग ने किया भी। विंग ने न सिर्फ उस अटैक से वेंचिंग को प्रोटेक्ट किया, बल्कि आज जियांग चैंग और वेंचिंग की वेडिंग भी करवा दी थी। फाइनली सारे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुके थे। जियांग चैंग और वेंचिंग वहाँ से जियांग क्लैन के लिए निकल गए, और वांग जी, जिसे जब पता चला कि विंग वेंचिंग को प्रोटेक्ट जियांग चैंग की वजह से कर रहा था, तो उसे खुशी मिली। आफ्टर ऑल उसे भी तो उसका विंग मिल चुका था, तो हाँ, सब ठीक था। फाइनली गुस्सू की हवा फिर से शांति से बह रही थी। अब उसमें उदासी नहीं बल्कि हैप्पीनेस थी। ड्यूटीज़ की वजह से वांग जी ने विंग को सेक्रीफाइस किया, पर विंग वांग जी को अपने आप से दूर नहीं कर पाया। यही तो रीज़न था कि विंग ने जैसे तैसे करके अपने प्यार को हासिल कर ही लिया था, उस तक पहुंचने का एक रास्ता बना ही लिया था। फाइनली अब वो दोनों साथ में थे, फैमिलीज बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और सब ठीक था। मजबूरियाँ भले ही दो लोगों को अलग करती हो, पर उनके प्यार को कभी भी अलग नहीं कर सकती। ये बात विंग और वांग जी के प्यार ने फाइनली साबित कर ही दी थी। वांग जी ने अपने फादर मदर को भी माफ़ कर दिया, और वी चांद से कांसे सरन को भी। पूरी फैमिली फिर से उन दोनों को साथ में देखकर खुश भी थी, और अब सब ठीक भी था। इसी हैप्पी मोमेंट पे ये फैन फिक्शन फाइनली एंड होता है। प्लीज़ 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 अपने ऑथर को ज़रूर बताना कि मेरे एफर्ट स्टोरी लाइन आपको पसंद आते हैं या नहीं। अगर यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करके अपने ऑथर को थोड़ी हेल्प कर देना। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियो डालने की, ताकि मेरी वांगशियन फैमिली ज़्यादा मेरा वेट ना करे। वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।